तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आइए जरा मजीद आगे लेकर चलते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 पढ़ते हैं, जो कि कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ये वेक्टर ये, इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर डी, यानी कि इनके दरमियान एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो ये हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स। इनका क्रॉस क्या होगा? फार्मूला हमने अभी पढ़ा क्रॉस का। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा एन हैट। लेकिन उनके दरमियान एंगल कितना है? एंगल तो 0 है, तो साइन थीटा की जगह साइन 0 आ जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है। लेकिन जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम 0 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 के ऊपर वेक्टर का निशान भी डालेंगे। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, ये सारी स्टेटमेंट लिखकर आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर आगे लिखना है, इज ए नल वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ए नल वेक्टर। उसके बाद देखते हैं नंबर 3, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल यूनिट वेक्टर्स। जरा ये देखिए, ये यूनिट वेक्टर्स आई जे के याद है आपको? तो यूनिट वेक्टर आई के पैरेलल होगा, जे के पैरेलल होगा, और के पैरेलल होगा। तो अगर मैं आई से जे को जे से और के से क्रॉस लूं तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 वेक्टर आता है। उसके बाद देखिए नंबर 4, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है? अगर दो वेक्टर बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो उसे हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। तो जरा देखिए, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये तो पैरेलल हो गए। अगर मैं इसकी डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स कर दूं तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? जो इनके दरमियान होगा 180 डिग्री कहते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा ए क्रॉस बी, वही फॉर्मूला, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट। लेकिन एंगल कितना है? साइन 180। जब साइन 180 आएगा, साइन 180 भी 0 ही होता है, तो हमारे पास ए क्रॉस बी कितना आएगा? ए क्रॉस बी आएगा फिर से नल वेक्टर। और आप इसको लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज ए नल वेक्टर। ठीक हो गया जी? अब जरा देखते हैं नंबर 4, नंबर 5 है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को उसके खुद के साथ क्रॉस कर देना। ये एक वेक्टर ए है, फिर से यही वेक्टर ए, इनके दरमियान एंगल क्या होगा? सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। जरा देते हैं जी इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा। अगेन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट। लेकिन अब फिर से एंगल क्या बन रहा है? 0, और हमारे पास साइन 0 होता है, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
आपने देखा कि इन सब के ये चारों के चारों जो हम लोगों ने ये चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक मैंने साथ क्यों पढ़ाए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इन सब का जो रिजल्टेंट है या आंसर है वो एक जैसा आ रहा है। तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं। अगर हमें यह कहा जाए कि डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता था, जब वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री हो, क्योंकि वहां कॉस आता था और कॉस 90 जीरो होता है। लेकिन आज जरा देखते हैं, अब वो कह रहा है कि एट व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, किस एंगल पर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। तो ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो किस एंगल पर हमारे पास सेम होगा जी, तो 0 डिग्री पे अब हमें मालूम है ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा थीटा की जगह 0 पुट करें तो भी आंसर 0 आता है, और थीटा की जगह 180 पुट करें तो भी साइन 180 तो 0 ही है। तो फिर इसका आंसर क्या बना, किस एंगल पर क्रॉस 0 होगा, डॉट तो 90 पर 0 होता था, क्रॉस किस पर 0 होगा, तो क्रॉस 0 होगा 180 डिग्री पर भी और 0 पर, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ऐसा ही है। तो अगर आप लोगों ने ये आंसर लिखा है तो सैडली ये फिर गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट को आपने फिर बड़े ध्यान से नहीं देखा। ये देखिए दोबारा पढ़ता हूं स्टेटमेंट क्या कहती कि एट व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। बेटा आपको याद नहीं, 0 तो स्केलर, और स्केलर जो है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर तो वेक्टर आना चाहिए, इसलिए आप कहेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, डी ऑप्शन। अब जरा देखिए यहां पर यह स्टेटमेंट अगर कुछ इस तरह से होती है, एट व्हाट एंगल द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ नल वेक्टर, और फिर यही ऑप्शंस होते तो इनमें बोथ ए एंड बी होता, नल वेक्टर आएगा। तो डॉट में हमारा आंसर 0 आता था, क्रॉस में हमारा आंसर 0 नहीं आएगा, क्रॉस में हमारा आंसर नल वेक्टर आएगा। हाँ उसका मैग्नीट्यूड 0 आ सकता है अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, तो प्लीज इस स्टेटमेंट को बड़े ही ध्यान से देखिए। अब जरा देखते हैं जी, तो क्रॉस प्रोडक्ट of two perpendicular vectors, perpendicular vectors क्या होते हैं जी, जिनमें एंगल 90 डिग्री हो। ये है ए, ये है वेक्टर बी, और ये है इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री। अब इनका क्रॉस कितना होगा जी, देखते हैं। हमें मालूम है ए क्रॉस बी is equals to AB sin 90 n है। sin 90 कितना होता है जी 1, तो हमारे पास A क्रॉस B is equals to AB sin 90 1 हो जाएगा, और हमारे साथ आ जाएगा n है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम किस एंगल पर हुआ, 90 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और ये बात मैंने पहले भी आपको दिखाई है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर बढ़ता है, और 90 पर क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। अब जरा देखें नंबर 7 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के को किस तरह से आपने इसका क्रॉस लेना, ये देखिए। तो आई क्रॉस जे कैसे लेना, जे क्रॉस के कैसे लेना, और के क्रॉस आई कैसे लेना। तो जरा देखिएगा, तवज्जो कीजिए। इसके लिए आप सिंपल क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ कर लें, और इस सर्कल को जरा देखते हैं। आपने इस सर्कल पर कोई से 3 पॉइंट्स ले लेने, और इन 3 पॉइंट्स पर कहीं भी ले लेते हैं,
इन 3 पॉइंट्स में एक पर I, एक पर J लिख लें और एक पर K लिख लें। ये आपने I, J और K लिख लें। उसके बाद आप इनको एरोज लगा दें। ये मैंने एरो लगा दिया, इसको सेम डायरेक्शन में सारे एरो लगाने, यानी मैंने एरो लगाया इस डायरेक्शन में, सब एरोज ऐसे जा। अब आप यहां पर क्रॉस ले लें। अब जरा देखिए, मैंने लेना I क्रॉस J, ये देखिए I क्रॉस J, ऐसे गया मैं I क्रॉस J, जो सामने लिखा है वही आंसर है। I क्रॉस J किसके बराबर है? K। और आपने एक और बात देखी कि मैं एरो की डायरेक्शन में गया हूं, इसलिए मैंने प्लस लिया। J क्रॉस K देखते हैं, J क्रॉस K, आगे क्या पड़ा है? I, और आप एरो की डायरेक्शन में गए हैं, देखें, तो इसका मतलब I हैट आंसर। इस तरह K क्रॉस I, K क्रॉस I, आंसर क्या होगा? J हैट। तो आप देख रहे हैं ये आंसर है। इसी तरह अगर वो क्या है? J क्रॉस I, तो J क्रॉस I किसके बराबर है? जरा देखते हैं, J क्रॉस I जो सामने लिखा है, लेकिन जब आप यूं जाएंगे तो देखें आप एरो के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो J क्रॉस I इज इक्वल टू K नहीं लिखूंगा, माइनस K लिखूंगा। इसी तरह जरा जल्दी से आप खुद K क्रॉस J का आंसर देखें, K क्रॉस J का आंसर जुबानी निकालें, क्या आंसर आया जी? अगर आपका आंसर माइनस I आया तो फिर आपका आंसर ठीक है, क्योंकि K क्रॉस J में आप ऐसे जाएंगे K से J की तरफ, आंसर तो I आएगा, लेकिन आप ऑपोजिट जा रहे हैं एरोज के, तो माइनस I आएगा। और इसी तरह आप I क्रॉस K का आंसर भी निकाल सकते हैं। तो ये है यूनिट वेक्टर्स को क्रॉस करने का तरीका। कि आपने देखा क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट बहुत सी जगहों पर एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें, वहां I डॉट I 1 होता था, यहां I क्रॉस I नल वेक्टर है, वहां I डॉट J 0 होता था, जबकि यहां I क्रॉस J जो है वो K आ रहा है। तो वहां जो चीजें 0 होती हैं, यहां वो आंसर 0 नहीं है, वहां जो चीजें मैक्सिमम थी, यहां वो आंसर 0 है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। अब जरा देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, और वो है क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये देखिए, अच्छा मैं यहां पर फिर से बता दूं, ये चीज सिर्फ और सिर्फ रफ वर्क के लिए, आपने सिर्फ इसका आंसर लिखना है, लेकिन मैं यहां पर पहले आपके सामने रफ वर्क करूंगा, आप लोग वो नोट करें अपने पास, और फिर जब मैं मिटा दूंगा तो जो मैं लिखूंगा आपने क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही लिखना है। लेकिन ये रफ वर्क आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि ये आंसर भी निकालें, तो एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में खासतौर पर ये पूछा जा सकता है। तो जरा देखिए जी, देखिए मैं ए क्रॉस बी लेना चाह रहा हूं, बड़े ही तवज्जो से सुना, ए क्रॉस बी। ए को रेक्टेंगुलर टर्म्स में कैसे लिखूंगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में AXI प्लस AYJ प्लस AZK। उसके बाद क्रॉस आएगा, B को कैसे लिखूंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में? BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब आपने मल्टीप्लाई करना है बारी बारी, तो जरा देखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? पहले ये जो एक चीज है इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी, बताया था ना मैंने आपको। तो जरा देखें, AX BX AX BX I क्रॉस I, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, AX BY I क्रॉस J, उसके बाद AX BZ I क्रॉस K। ये है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको सबसे, इससे भी और इससे। तो देखिए जी,
ये आ जाएगा जी ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, उसके बाद ए एक्स बी वाई, ये हमारे पास आ जाएगा सॉरी ए एक्स ए वाई बी वाई साथ जे क्रॉस जे, और फिर तीसरी टर्म आ जाएगी ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अब जरा देखिए जी, अब रह गई थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को मैं अब इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी और इससे भी। तो जरा देखिए ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, उसके बाद ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, और ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ये है हमारे पास वो 9 टर्म, ये हम लोगों ने डॉट में भी फाइंड आउट की थी, लेकिन आपको पता है डॉट में 6 टर्म 0 हो गई थी। यहां ऐसा नहीं है, बल्कि यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स जो है वो 0 होंगी, 3 टर्म्स जो है वो 0 होंगी। और हमें मालूम है, इनको मैं रेड में लिख रहा हूं, आई क्रॉस ए का आंसर नल वेक्टर होगा, जे क्रॉस जे का आंसर नल वेक्टर होगा, और के क्रॉस के का आंसर नल वेक्टर होगा। हमारे पास बाकी क्या रह गया, मैं आई वाली टर्म्स इकट्ठी लिखता हूं। तो ये देखिए जी, आई में ये देखिए आई क्रॉस जे ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे कितना होता है, ये देखिए मैंने यहां पर बनाया हुआ है सारी चीजें, आई क्रॉस जे के होता है। ये अब आप लोगों ने यहां से देखना जी, आई क्रॉस जे के है। इसके बाद ये टर्म कितनी हुई, ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के कितना होता है जी, आई क्रॉस के माइनस जे होगा, ठीक है। तो ये माइनस जे आएगा, तो मैं जे इधर लिख देता हूं और माइनस इधर लिख देता हूं, ये आ गया जी माइनस जे। और फिर इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगी तीसरी टर्म, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। अब इसको जरा देखते हैं, ए वाई बी जेड ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के होगा, फिर यहां पर माइनस आ जाएगा और क्या आ जाएगा, और फिर ये टर्म भी होगी जी। उसके बाद ये तो वैसे ही 0 हो गई थी, नल वेक्टर हो गई थी। अब हमारे पास ये ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के कितना होता है, जे क्रॉस के आई होता है। और उसके बाद ये टर्म भी होगी जी। उसके बाद ये देखते हैं ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जो है वो जे होगा, और फिर ए जेड बी वाई लास्ट टर्म के क्रॉस जे जो है वो हमारे पास माइनस आई होगा। तो ये हमारे पास सारी टर्म्स जो है वो मैंने लिख दी। तो थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई हो गया, तो मैं सर सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हम कंफ्यूजन से बचें, ये ऊपर वाली टर्म्स को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये देखिए, इसका आंसर और सिंपल करके लिखते हैं। ये क्रॉस भी आ गया, ये देखिए जी, आई वाली टर्म्स में इकट्ठी लिखता हूं। कौन कौन सी टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, देख रहे हैं आप लोग। अब मैं आपके सामने यहीं पर ही आई हैट को कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि दोनों में आई हैट है। आई हैट जब कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। चलिए मैं ऐसा करता हूं, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए। ये देखिए, तो ये दोनों आई वाली टर्म्स में इकट्ठी लिख रहा हूं। तो ए वाई बी जेड आई हैट माइनस ए जेड बी वाई आई हैट। उसके बाद जे वाली टर्म्स लिखता हूं, जे वाली टर्म ए एक्स बी जेड जे हैट, और दूसरी जे हैट की टर्म ये कि ये माइनस में है, तो यहां से यहां मैं माइनस लेता हूं, और दूसरी टर्म क्या है, ए जेड बी एक्स जे। उसके बाद के वाली टर्म्स लिख लेता हूं, के में ए एक्स बी वाई के हैट, और दूसरी टर्म है के हैट की ये वाली, और ये आ जाएगी माइनस ए वाई बी एक्स
अब मजीद देखिए जी, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? आई हैड कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचा ए क्रॉस बी आया। यहां से दोनों में से आई हैड कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा? ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। उसके बाद यहां से हम नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन लोगे और साथ जे भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में जे है तो अंदर ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या बनेगी? ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। और फिर लास्ट टर्म में से आप के कॉमन लेंगे, तो के हेड कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये है हमारे पास वेक्टर का फाइनल आंसर। आप देख रहे हैं ये आसान नहीं है, डॉट में बहुत आसान था, लेकिन अभी आपके लिए मजीद आसान करते हैं। तो ये देखिए जी, फाइनल चीज जो आप लोगों को याद करनी है वो है ये सारा रफ वर्क था ताकि आपको पता हो कि आंसर आया कहां से। ये है वो चीज जो आपको लिखनी है। इसको मैं फिर से एक दफा ऊपर लिख देता हूं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रह जाए। एक ही लाइन में लिखते हैं इसको। ये है ए क्रॉस बी, ये आ रहा है फर्स्ट ब्रैकेट से बाहर आई हैड, अंदर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। उसके बाद यहां बुक ने एक छोटा सा काम किया, उसने ये नेगेटिव को यहां नहीं लिखा और उसके बदले में इसने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और नेगेटिव वाली टर्म पहले लिख दी और पॉजिटिव वाली बाद में। तो एक ही बात है। तो मैं भी अब बुक के हिसाब से लिख रहा हूं, तो मैं यहां माइनस नहीं पुट करता, मैं यहां प्लस पुट कर देता हूं, तो प्लस जे। और अब ये वाली टर्म मुझे पहले लिखनी पड़ेगी, ए जेड बी एक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म और माइनस हो जाएगी ए एक्स बी जेड। और फिर हमारे पास के हेड और के हेड के साथ आ रहा है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आपको ये मुश्किल लग रहा है क्रॉस प्रोडक्ट याद करना? हर बच्चे को लगता है, लेकिन आपको आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट सिंपल था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो आपको एक्स को एक्स कॉम्पोनेंट से वाई को वाई कॉम्पोनेंट्स को जेड कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला जो है वो काफी हद तक मुश्किल आ रहा है। अब आपको सोचना है कि किस तरह से पूरा डिराइव तो हम कर नहीं सकते, तो अगर हमें जो है ना वो अचानक से एक क्वेश्चन आ जाए किसी टेस्ट में या पेपर में तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद रखना है। मैं अब आपको सिंपल तरीका बताता हूं इस फार्मूले को याद रखने का। ये देखिए, सबसे पहले तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पर रख लिया ए क्रॉस बी। अब आपने राइट हैंड साइड पर 3 ब्रैकेट्स डाल देंगे, ठीक है जी, डल गए ब्रैकेट्स। अब आपने पहली ब्रैकेट के बाहर आई हैट लिख देना है, दूसरी ब्रैकेट के बाहर जे हैट लिख देना है और तीसरी ब्रैकेट के बाहर के हैट लिख देना है। लिख दिए। अब आपने क्या करना है, हर ब्रैकेट के अंदर ए बी माइनस ए बी लिख देना, तो दूसरी ब्रैकेट में भी लिख दें और इसी तरह तीसरी ब्रैकेट में भी ए बी माइनस ए बी लिख दिया। अब जरा इमेजिन करो, पहली ब्रैकेट के बाहर क्या था? आई हैट कौन से एक्सिस में होता बेटा? एक्स एक्सिस में। तो फिर कौन कौन से दो रह गए? वाई और जेड। तो अब ये आप अंदर लिखेंगे, वाई और जेड और वाई। तो ये हमारे पास पहली टर्म तैयार होगी, ठीक। इसी तरह हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में क्या है? दूसरी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है जे हैट कौन से एक्सिस में होता है? हाँ जी, वाई एक्सिस में होता है। तो कौन कौन से रह गए? जेड और एक्स। एक्सिस दो रह गए, तो हम जेड और एक्स और जेड अंदर लिख देंगे। इसी तरह से आखिरी ब्रैकेट में देखें तो हमारे पास के हैट जो है, के हैट वो बाहर है, तो हम के हैट कौन से एक्सिस में होता है? जेड एक्सिस में। तो बाकी क्या रह गया? एक्स और वाई। तो हम लिखेंगे एक्स और वाई और एक्स, और देखिए हमारा फार्मूला रेडी है। तो आप सिर्फ इतनी सी छोटी सी एफर्ट कर लें ताकि आप लोग इसको फौरन से फार्मूले की शक्ल मिलाकर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकें। अगर फिर भी आप लोगों को इसको समझने में मुश्किल होती है तो इसका एक और बहुत आसान तरीका है, और वो है क्रॉस प्रोडक्ट को इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है मैट्रिक्स के अंदर, कि आप क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं जी?
A क्रॉस B इज इक्वल टू, आप एक डिटर्मिनेंट ले लें और उस डिटर्मिनेंट में सबसे ऊपर I हैट, J हैट और K हैट ले लें, और I एक्स एक्सिस में होता है तो एक जो पहला वेक्टर है पहले उसका एक्स कंपोनेंट लिखें और फिर जो दूसरा वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट लिखें, फिर J हैट Y कंपोनेंट और B का भी Y कंपोनेंट, और फिर K हैट में A का Z कंपोनेंट और B का Z कंपोनेंट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर भी आपके पास यही चीज आएगी। जरा चेक करते हैं इसको सॉल्व करने पर कैसे ये चीज आएगी। ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है। 3x3 का मतलब है कि इसकी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपने 2x2 को तो सॉल्व करना सीखा है। जरा एक जगह इमेजिन करें कि 2x2 को हम कैसे सॉल्व करते थे। ये हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो आपने क्या करना है, ये A B C D 4 टर्म्स हैं इसमें, और आपने सिंपल क्या करना है कि डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देना। तो ये हमारे पास AD माइनस BC, ये इसका आंसर है। तो यहां पर भी हम ऐसे करेंगे। अब जरा देखिए, तो हम सबसे पहले ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसको हमें 2x2 बनाना पड़ेगा। पहली टर्म सेलेक्ट करें। पहली टर्म क्या है, I हैट। आपने I हैट को सिलेक्ट कर लिया। अब I हैट की रो और I हैट के कॉलम को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, ठीक है जी। अब आप I हैट की रो और I हैट के कॉलम को भूल गए। अब हमारे पास पीछे जो 4 टर्म्स रह गई हैं वो तो 2x2 मैट्रिक्स है, तो उसको आप डायगोनली मल्टीप्लाई करें और सबट्रैक्ट कर दें। तो ये देखिए जी, डायगोनल से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करके ये आ गया आपके पास आंसर। अब आप नेक्स्ट टर्म सेलेक्ट करें। नेक्स्ट टर्म हमारे पास J हैट है। J हैट की रो और J हैट का कॉलम जो है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और फिर आप इसको 2x2 मैट्रिक्स समझकर सॉल्व कर दें। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड है K हैट, आप उसकी रो और उसका जो कॉलम है वो भी भूल जाएं और फिर इसको 2x2 मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करें, और आप देखेंगे कि आपके पास जो चीज है वो फिर से वही फार्मूला आ गया जो हमने पहले पढ़ा। तो ये आप पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को फार्मूला यूज करना डिफिकल्ट लगता है। उसकी रीजन ये है कि वो जो फार्मूला अगर आप लोगों को नहीं लिखना आता तो वो इस वजह से बच्चे फिर इस मेथड की तरफ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि एक्चुअली फार्मूला लिखना इससे भी कई ज्यादा आसान है अगर आप छोटा सा ट्रिक याद रखें जो मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल करते हैं और फिर लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये देखिए जी, एक एग्जांपल। मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k। दूसरा वेक्टर है 4i प्लस 6j प्लस 8k। मुझे कहते हैं इन दोनों का क्रॉस निकालें। जरा देखते हैं, यहीं पर डायरेक्ट क्रॉस निकाल लेते हैं। ये देखिए, A क्रॉस B जो है, यहां पर फॉर्मूला लिखा I हैट लिखे, पहले तो फॉर्मूला लिखे ना, तो वो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। A के Y को B के Z से मल्टीप्लाई करें, तो भाई A का Y कंपोनेंट, जरा देखते हैं, A का Y कंपोनेंट ये और B का Z कंपोनेंट ये, तो 3 8 24 माइनस A के Z को B के Y से मल्टीप्लाई करें। A का Z ये है और B का Y ये है, 4 6 24, और फिर आगे देखें प्लस J हैट। लो भाई अब जरा देखें, J हैट A के Z को B के X से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए A का Z ये है और B का X ये है, 4 4 16 माइनस फॉर्मूले का, और A के X को B के Z से मल्टीप्लाई करें, तो A का X ये है और B का Z ये है, 2 8 अगेन 16, और फिर हमारे पास इसी तरह K हैट से फॉर्मूला लिखें और A के X को B के Y से मल्टीप्लाई करें, तो ये देखें A का X और B के Y से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 6 12 माइनस B के Y को A के X से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास B के X को A के Y से मल्टीप्लाई, तो B का X क्या है 4 और A का Y क्या है 3, तो 4 3 12। आप देख रहे हैं आपके पास जो आंसर आ रहा है वो तो 0 आ रहा है। 0 नहीं कहना बेटा, क्या कहना है, नल वेक्टर आ रहा है। अब यहां से हमें अंदाजा हुआ, एक तो मैंने इसी एग्जांपल के अंदर आपको यह भी सिखा दिया कि किस तरह वैल्यू पुट करके डॉट क्रॉस लेना है। डॉट लेना बड़ा आसान था, x को x से, y को y से और z को z से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्रॉस लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप कर सकते हैं इसको। और a क्रॉस b का आंसर क्या रहा है, नल वेक्टर। जरा इमेजिन करें, आंसर नल वेक्टर कब आता है, क्रॉस का आंसर नल वेक्टर आता है जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं।
हम लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, और वो क्या है, वो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इट इज अ टेस्ट फॉर पैरेलल वेक्टर्स। अगर आपको कोई पूछे कि साबित करें, प्रूव करें ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या नहीं, तो आप सिंपल कैसे प्रूव करेंगे, आप सिंपल उनका क्रॉस ले लें। अगर उनका क्रॉस नल वेक्टर आ जाए तो इससे साबित होता है कि वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। ठीक है जी। अब जरा देखिए यहाँ पर एक और बात, मैं आपको एक और तरीके से भी, अगर आप इससे भी टाइम बचाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल एक काम करें। ये देखें, इस वेक्टर में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों वेक्टर्स में 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन लोग अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 2i प्लस 3 रह जाएगा अंदर, क्योंकि 2 3 6 होता है, और यहाँ से 8 में से 2 कॉमन जाएगा तो 4 रह जाएगा, तो 4 के ये आ गया। और अगर आप देखो ये तो सारी की सारी चीज ये नहीं बन रही ऊपर वाली, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो ये वेक्टर ए है और ये 2 टाइम्स ही वेक्टर ए है, तो फिर पैरेलल तो होंगे क्योंकि सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ रहा है। ये था हमारे पास इसकी एग्जांपल के क्रॉस प्रोडक्ट में आपने किस तरह से जो है ना वो कैलकुलेशंस कर दी है। अब एक आखिरी चीज याद रखिएगा कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं ए और डी और मैं इनका क्रॉस लेता हूं तो उस क्रॉस का आंसर आएगा ए बी साइन थीटा एन हैट। लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड में एन हैट लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगर इन दोनों वेक्टर्स के मिलने से एक पैरेललोग्राम आप इमेजिन करें, इस डायग्राम को पैरेललोग्राम बोलते हैं, जिसमें पैरेलल साइड्स हो आमने सामने की, एंगल 90 ना हो, इसे बोलते हैं। तो इसका जो एरिया है इस पैरेललोग्राम का वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, याद रखिए। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह टॉर्क के बारे में, तो आप लोग जो है वो अच्छी तरह इसको तैयार कर लें।